उत्सव कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की प्रस्तुति में कली हनुवाणी अध्याय 7 सहस्त्र जीवन भाग 2। अनीता कभी एक स्वाभिमानी महिला हुआ करती थी। अतीत की स्वाभिमानी अनीता आज के अनीता को देखती है तो उसे घृणा हो आती है। घिन इस बात पर नहीं आती है कि उसका जीवन स्तर गिर गया है, अपितु इस बात पर कि उसकी ऊपर उठने की इच्छा ही मर गई है। उसने इस भयानक वास्तविकता से समझौता कर लिया था। अब वह दरिद्रता की राक्षसी को समर्पित हो चुकी थी। देवी देवताओं से उसका विश्वास उठ चुका था। यदि कोई देवी देवताओं की बात सुन पाता तो वे भी उसकी आत्मा के बारे में यही कह रहे थे। उसकी आत्मा से भरोसा उठ चुका था। उसकी आत्मा के बारे में किए जा रहे दैवीय वार्तालाप में इन वाक्यांशों की अधिकता थी। बुरे कर्म, अपनी पकड़ ढीली करनी चाहिए, टूटा फूटा मार्ग, मरम्मत असंभव, स्थानांतरण ही उपाय। उनके इन रहस्यमय कथनों की एक सीधी व्याख्या यह हो सकती थी कि उसका किरदार एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते में अटक गया था जो शीघ्र ही आत्मघाती मोड़ लेने वाला था। उसकी आत्मा को यह सब झेलना आवश्यक नहीं था। वह एक नए किरदार, एक नई जीवन पटकथा, एक नए भाग्य को धारण कर सकती थी। यदि वह समस्या पैदा कर रहे अपने कर्मों पर अपनी पकड़ ढीली कर लेती तो देवता उसकी सहायता करने को तैयार थे। किंतु सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक श्री हनुमान जी का भी उस पर अभी भी विश्वास था। वे उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर अपनी दृष्टि रखे हुए थे जिस पर अनीता का किरदार फंसा हुआ था। वे जानते थे कि उस मनुष्य रास्ते में ऐसी संभावना, ऐसा अवसर मिल सकता था जहाँ से अनीता की आत्मा को दुख से बाहर निकाला जा सकता था। आवश्यकता थी तो उसकी आत्मा में जागृति की एक छोटी सी चिंगारी की। वे देख रहे थे कि केवल 4 घंटे की दूरी पर एक ऐसी संभावना चमचमा रही थी। 4 घंटे में अनीता एक विक्रय केंद्र में पहुंचने वाली थी। हनुमान जी एक देवता भी हैं और भक्तों के सांसारिक मार्ग को सुगम बनाने में उनकी सहायता भी करते हैं, और एक गुरु भी हैं जो उन आत्माओं को रास्ता दिखाते हैं जिन्हें सत्य की खोज है। जब अनीता विक्रय केंद्र में जाने की सोच रही थी तब हनुमान जी वहां से सैकड़ों मील दूर स्थित एक पर्वतीय जंगल में अपने विशेष शिष्यों, जिन्हें मातंग कहा जाता है, को ज्ञान दे रहे थे। आत्मा से आत्मा का संबंध स्थापित करने के लिए भौतिक दूरी बाधा नहीं बनती। जब अनीता अपने घर में इधर उधर घूमकर समाप्त हो गए सामान की मानसिक सूची बना रही थी तो हनुमान जी उसको देख रहे थे। उन्होंने देखा कि अनीता के मस्तिष्क में कोई विचार आया और वह शीघ्रता से बैठक कक्ष की ओर गई। वह आशापूर्ण विचार था पिंगल यंत्र को धोकर कुछ ऐसी जानकारी निकालने का जिससे धन की बचत हो सके। हनुमान जी ने अनीता के जीवन का यह दृश्य अपने शिष्यों को दिखाया, क्योंकि यह दृश्य उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में सहायता करने वाला था। मातंगों ने यह दृश्य बंद आंखों से सपने की तरह देखा। उनके लिए यह बात पचाना कठिन था कि इन दृश्यों की मुख्य किरदार अनीता अपने परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष कर रही थी। अपनी झुग्गी झोपड़ियों की तुलना में अनीता का घर तो उन्हें महल जैसा लग रहा था। वे मुख्यधारा के समाज से कटे हुए थे, इसलिए इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि ऐसे घर तो करोड़ों मध्यम वर्गीय मनुष्यों के पास होते हैं जो दिन रात सामाजिक प्रतिष्ठा नाम की अप्रत्यक्ष संपत्ति को जुटाने और बचाने में लगे रहते हैं। सबसे भौतिकवादी चीज जिसके लिए मातंग अपना पसीना बहाते हैं वह है शहद और दुर्लभ तेल। उनके लिए विचार अविश्वसनीय था कि मनुष्य जैसे दिखने वाले कुछ प्राणी ऊपर से नीचे तक सिले हुए कपड़े पहनकर अपने आप को आधुनिक तथा सभ्य आदि शीर्षकों से शोभित करते हैं। मुख्यधारा के जन भी मातंगों के प्रति कुछ ऐसे ही विचार रखते थे। उनके यांत्रिक चेहरों पर यदि आप हंसी देखना चाहते हैं तो आप उन्हें उन कबीलाइयों के बारे में बताइए जो घने जंगलों में अकेले रहते हैं। बताइए उन्हें जंगलवासियों के बारे में जिनका मुख्यधारा के समाज से कोई लेना देना नहीं है। बताइए उन्हें उन चीज़ों के बारे में जो अन्य मनुष्यों को दिखाई ही नहीं देती परंतु उन कबीलाइयों को दिखाई देती हैं। उन्हें समझाने की चेष्टा कीजिए। ऐसे गुरु के बारे में जो चिरंजीवी हैं
और मातंग नाम की जनजाति से मिलने के लिए हर 41 वर्ष पश्चात आते हैं। मुख्य धारा के जन ये सब सुनकर केवल हंसेंगे नहीं, अपितु उनकी पागल हंसी में कुछ विशेष शब्दों का तड़का होगा। वे उनको पागल, मंदबुद्धि, मतिभ्रष्ट, अंधविश्वासी, लंगूर आदि उपनामों से शोभित करेंगे। ये उपनाम नहीं, वे मानसिक ऊंची दीवारें थीं जो मानवता ने अपने चारों ओर खींच ली थीं। मातंगों के लिए तो अच्छा ही था। मुख्यधारा के जन मातंग संस्कृति के संभावित शत्रु हैं। उनकी हर किसी को वर्गीकृत करने की यह सुविधाजनक मानसिक प्रवृत्ति मातंगों के लिए तो वरदान ही सिद्ध हुई थी। मातंग तभी तो सघन जंगलों में सुरक्षित रह रहे थे। मातंग उन जनजातियों के भी आभारी थे जो पूरी तरह से समाज से कटी हुई नहीं थीं। यदि कोई अत्यधिक उत्सुक मुख्यधारा का मनुष्य जंगलों में भी आ जाता है तो उन जनजातियों के चित्र खींचकर लौट जाता है। इस तरह वे जनजातियां मातंगों के चारों ओर सुरक्षा का एक घेरा प्रदान करती हैं। वे प्रकृति माता के चंडी रूप के भी आभारी थे। पहाड़ों द्वारा प्रदान की गई जटिल ऊंचाइयाँ, जंगलों द्वारा प्रदान की गई अभेद गहराइयाँ उनके लिए एक ऐसा सुरक्षित स्थान बना रही थीं जहाँ न कोई पहुँच सकता था और न ही कोई उनसे संपर्क कर सकता था।